तो लास्ट क्लास में हमने कार्बन कंपाउंड्स में अल्केन अल्कीन अल्काइंस पढ़े थे। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-। इसमें सिंगल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड था और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना। और इन दोनों को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें भी सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बारे में हमने इनके नाम वाम भी कर लिए थे पिछली क्लास में। एक कार्बन वाले को मिथ बोलते हैं, दो को इथ बोलते हैं, तीन को प्रॉप बोलते हैं, चार को ब्यूट बोलते हैं। याद नहीं करके आया, सकल बता रही है। इससे पहले कभी मुर्गा बनाया मोटा मुर्गा अच्छा मिल जाएगा, पढ़ के आ जाएगा। प्यार से मान लिया तो नया नया इसमें कुछ नहीं कहना। मैं अगली बार कर रही हो पूछूँ आके, यहाँ आएगा क्लास में, तीनों चीज नए बच्चे आए, पढ़ के आना। ठीक है, पुराने वालों को तो मैं काबू में कर लेता हूँ। ऐसे तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया, पीछे तो पूछे रोज पढ़ के आना। अगली बार तो ये तो हो गया, आगे देखो भाई। अब इसके आगे हमने इसके IUPAC नेमिंग देख लो एक बार जल्दी से। IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। इसके बाद एक छोटा सा ग्रुप और बता रहा हूँ, जिसको मैंने बताया था आपको, अल्काइल ग्रुप बताया था। अल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल ग्रुप है अल्काइल KY, इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, तो जो अल्केन ग्रुप होता है, जैसे अल्केन में एक कार्बन वाला मीथेन होता है CH4। अगर हम इसमें से एक, अब ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है, दिस इज मीथेन, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन। अगर मैं ये हाइड्रोजन हटा दूं, जो ये जो ग्रुप बचा, इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसको हम बोलेंगे मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। तो मिथ इसलिए आया क्योंकि एक कार्बन है, और क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, एक बॉन्ड ऐसा है जो किसी के साथ भी जुड़ जाता है, तो ये ब्रांचिंग में काम आएगा आपको। इसको हम बोलते हैं मिथाइल। और अगर इथेन था हमारे पास, इथेन कैसे लिखते थे हम, ऐसे लिखते थे इथेन, दिस इज इथेन, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज दिस। ठीक है, दिस इज इथेन। अब अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं, तो ये अल्काइल ग्रुप बन गया, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल, दिस इज इथाइल। बस मिथाइल इथाइल का कर लो, बहुत है। प्रोपेन में से हटाओगे प्रोपाइल, ब्यूटेन में से हटा दोगे तो ब्यूटाइल, पेंटाइल, लेकिन उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम बस ये दो ही बहुत हैं, इससे ही काम चल जाएगा हमारे 10th का। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप हो गए। अब मैं तुम्हें इसकी हेल्प से IUPAC नेमिंग सिखा रहा हूँ जल्दी से दोबारा से। ठीक है, मान लो इसमें 4 कार्बन, 5 कार्बन है। अगर 5 कार्बन है, इसमें अगर हाइड्रोजन लगाने होंगे, हाइड्रोजन समझ में आ गए थे तुम्हें, कितने कितने हाइड्रोजन लगने थे, कैसे लगाऊं। इस पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन आएंगे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे 3। तो ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2। अगर इसका नाम दूं, सीधा सीधा लंबी चेन ढूंढनी है, सबसे लंबी चेन यही है। इसका नाम क्या है, पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे हम, पेंटेन। बहुत जगह इसको N पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन भी बोल देते हैं। पेंटेन आपको नाम रखना। लेकिन अगर इसमें हम पेंटेन की जगह अगर हम यहाँ पर एक कार्बन इसके साथ और CH3 ग्रुप लगा दें, ऐसे लिख दें। ठीक है, एक CH3 ग्रुप हमने इस वाली जगह पर लगा दिया। अब ऐसे जब ब्रांचिंग आ जाती है, तो स्ट्रेट चेन थी बिल्कुल, इसमें ब्रांच आ गई आपके पास। तो सबसे पहला नियम आपका क्या होता है IUPAC नेम के लिए, सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन ढूंढो।
तो सबसे लंबी चेन कहीं से भी शुरू करो, 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करा, इससे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3, तो सबसे लंबी चेन जो है वो 5 की आ रही है, 5। तो हमने ये सीधी सीधी चेन ही 5 वाली लॉन्गेस्ट चेन मान ली, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। सबसे पहला काम, सबसे पहला नियम, सबसे पहला रूल, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। फिर दूसरा रूल क्या है, जहां से ब्रांच नजदीक हो, ठीक है, जहां से ब्रांच पास में हो वहां से काउंटिंग करनी है, नंबरिंग करनी है उसकी। तो नंबर करना है कैसे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, आ गया। अब आप सब पहले जब तुमने लंबी चेन ढूंढ ली और नंबरिंग भी सही कर ली, उसके बाद आप सबसे पहले लिखेंगे ब्रांच की पोजीशन। एक तो ब्रांच कौन सी है उसका नाम और उसकी पोजीशन। तो ब्रांच कौन सी है, मिथाइल ब्रांच है। देखो ये भी बताइए ना, मिथाइल CH3 क्या होती है, मिथाइल। तो ये कौन से नंबर पर लगी हुई है, सेकंड नंबर पर लगी हुई है। तो एक सेकंड नंबर का, तो लिखोगे 2 मिथाइल, पहले ब्रांच का नाम ले दिया। अब जो इसकी पेरेंट चेन है, जो लंबी चेन है, वो कितनी है, पेंटेन। तो ये आंसर क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात, आई भी समझ में नहीं? हाँ, ऐसे भी डर सा लग रहा है, दो उतारने बहुत मुश्किल होता है। मैं यही तो बता दे, दोबारा बता दूँ। 2 मिथाइल, मिथाइल ग्रुप बताया नहीं है, ये मिथाइल ग्रुप पता है, CH3 है, ये ब्रांच पे लगा हुआ है। तो नाम क्या है, नाम तो सेम ही रहेगा ना। अब तेरे को पेड़ पर लटका दूँ तो भी जसमीत ही होगा, है ना। अब मैं कहूँ ये जसमीत कौन से पेड़ पर लटक रहा है, आम पे लटक रहा है या नींबू के पे लटक रहा है, तो पोजीशन तो बताऊंगा ना। तो ये पोजीशन क्या है, सेकंड नंबर पे कार्बन पे जो लटका हुआ है, क्या लटका हुआ है, मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है। तो सेकंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है, ब्रांच पहले लिखनी है। फिर जो लंबी चेन आई है उसमें कितने कार्बन थे, 5। 5 को क्या कहते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है सब में, क्या हो गया, पेंटेन। ठीक, अब इसमें ही अगर यही ब्रांच हो, यही क्वेश्चन हो, सेम क्वेश्चन ऐसा, ये CH3 लगा दिया, लेकिन हमने इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। और इसको लिख दिया CH3, और ये हो गया CH, और ये हो गया CH, हो गया CH, और ये हो गया CH3। ऐसा एक कंपाउंड आ गया। तो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, लेकिन रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड नहीं है तो उस लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर हम नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड से छोटी चेन आ रही हो, बट डबल बॉन्ड उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मान लो, मैं सपोज करो इसको, कैसे डबल बॉन्ड को हम हटा सकते हैं, ये देखो। ऐसे लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे लंबी चेन कौन सी होगी, ऐसे जाओगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है, ये बन रही है, बन रही है कि नहीं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो सकती। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, जो जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो काउंटिंग हमें यहीं से करनी है, ध्यान रखना है, डबल ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन कर। तो ये समझ में आ गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो सब एक मैं बोलूँ, तुम बताते हो, मैं तो पूछता हूँ, तो ऐसे ही थोड़ी ना पूछता हूँ, तुमसे पूछता नहीं हूँ, बस मैं पूछता हूँ, बताना नहीं है। समझ में आ गया तुमको? अच्छा, अब बेटा इधर ध्यान दो, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से, क्या डाउट हो रहा है?
डबल बॉन्ड ढूंढ लिया हमने। अब जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो वहां से नंबरिंग करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड पास आता हो उस चेन में वहां से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गई। जो इसके बाहर है, इस बॉक्स के बाहर है, वो सारी ब्रांच है उसको, वो सारी क्या है ब्रांच। अब ये CH2 है, यहाँ CH3 नहीं होगा, CH2 ठीक है, ये भी CH2 ठीक है। तो ये क्या ग्रुप हो गया इथाइल, और ये क्या हो गया मिथाइल। C2H5 इज इथाइल, 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप। जो भी ब्रांच में लटक रहा होगा, ब्रांच में होगा, दैट इज अल्काइल ग्रुप। उसका नाम कार्बन के नाम हिसाब से, 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 कार्बन है तो मिथाइल, 3 है तो प्रोपाइल। पर यहाँ पर 3 की जरूरत नहीं है, 2 ही है हमारे पास ठीक है। और ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। अब सुन लेना ध्यान से, इसमें भी एक रूल है। पहला हमने ढूंढा लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी यही रूल है। फिर हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करी, जहाँ से डबल ट्रिपल बॉन्ड पास हो वहाँ से नंबरिंग करी। तीसरी बात, जब ब्रांच आ जाती है हमारे पास, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच, ब्रांच पे एक ब्रांच आई इथाइल की, एक आई मिथाइल की, आई ना। तो एब्रीविएशन के हिसाब से जो पहले आता हो वो नाम पहले देना। ई पहले आता है, एम बाद में आता है। ABCD में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो ये ब्रांच का नाम पहले देना है। 2 इथाइल 4 मिथाइल है ना, 4 मिथाइल ठीक है। और 6 की थी, और यहाँ पर हेक्सीन डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्सीन। तो 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सीन, ये इसका नाम है। समझ में आ गई बात? आगे बेटा समझ में तेरी नहीं आ गई? हाँ तो लग तो मेरे को आगे तेरे को परेशान सा हो रहा है। अब यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर एक और CH3 जोड़ दिया ठीक है, CH3 एक और जुड़ गया। चलो एक सिखाइए, इसका मतलब CH2 होना चाहिए। चलो CH3 एक और जोड़ दिया मैंने ठीक है। तो अब देखो 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए। लंबी चेन ढूंढ ली हमने पहले, तो सेम डबल बॉन्ड वाली से स्टार्टिंग कर ली, नंबरिंग भी हो गई। अब जब इसके नाम देंगे तो क्या नाम देंगे, 2 इथाइल, 2 तो इथाइल हो ही गया सेकंड में। अब ये तीसरे और चौथे पे मिथाइल ग्रुप है, तो 3 4 डाई मिथाइल। अब ये क्योंकि 2 मिथाइल है इसलिए डाई लिखा। दोनों पोजीशन बताई, 3 4 तीसरे पर और चौथे नंबर पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, डाई मिथाइल। अब ये मत लिखना 3 मिथाइल 4 मिथाइल, ऐसे नहीं लिखना। तो 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल, 3 है तो ट्राई मिथाइल, 4 है तो टेट्रा मिथाइल, ऐसे लिखना ठीक है। तुम्हारे इतनी लंबी चेन नहीं आएगी, बस 2 मिथाइल तक मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो 3 4 डाई मिथाइल, और फिर वही लंबी चेन, लास्ट में पेरेंट चेन लिखनी हेक्सीन ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका नाम देना। अब वैसे तो कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि अगर ये डबल बॉन्ड भी बदल जाए, फर्स्ट पोजीशन से उठकर सेकंड या थर्ड पोजीशन में पहुंच जाए, तो हम उसका नाम कैसे देते हैं एक बार सीख लो उसे। उसमें सीखने में कोई बुराई नहीं होती। मान लो ये तुमने लिखा CH3 CH CH2 CH3 CH CH3 ठीक है। अब ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ऐसे आ गया हमारा ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड से उठ के डबल बॉन्ड पे आ गए, डबल नंबर पे आ गए यहाँ पे सेकंड। तो अब लंबी चेन ढूंढ लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब चेन ही बदल गई, डबल बॉन्ड हटते ही चेन बदल गई। अभी सब फंसे गए ना कीजिए। अब तो यहाँ पर बस बदल देंगे नाम, अब सारा नाम भी बदल गया, पेरेंट कोई और ही आ गया उसको। अब 7 वाला आ गया, 7 वाला मतलब हेप्टेन आ गया, हेप्टीन आ गया। तो अब नाम देखो, पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी हमने, ये ढूंढ ली, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब कौन कौन से बाहर रह गए, 1 CH3 2 CH3 3 CH3, 3 रह गए बाहर।
ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड पास हो। यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा है। यहाँ से करो 1 2 3, इधर से आ रहा है। इसका मतलब नंबरिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक हो वहाँ से नंबरिंग करनी है। अब कितनी वो लगी हुई है चेन्स, 1 2 3, कौन कौन से नंबर पर, 3 4 5, ट्राई मिथाइल हेप्ट। अब डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर। इधर से काउंटिंग करोगे तो थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है, हेप्ट 3। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है। अगर ये पहली पोजीशन पर नहीं है, जैसे यहाँ पहली पे था ना, तो इसलिए हमने सीधा एक्सीन लिखा था। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पहुंच जाता है, तो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आपको बतानी है कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, दोनों बिल्कुल अंतर हो जाएगा। अगर आपने ये लिख दिया तो जो कंपाउंड बनाएगा उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और जो आपने ये लिखा है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी बिल्कुल। तो ब्रांचिंग से, बॉन्ड से सारा का सारा मॉलिक्यूल ही बदल जाता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो इसलिए डबल वैसे आएगा नहीं, देखो पक्की बात है आपके कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में नहीं है आपके, लेकिन एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में दे सकते टीचर। जिस स्कूल में पढ़ाया गया होगा वो स्कूल में टीचर दे सकते, जिस भी स्कूल में पढ़ाई ये चीज़। अगर नहीं पढ़ाई है तो कुछ नहीं होगा, बोर्ड में नहीं आएगा। लेकिन सीखने में क्या जाता है, अगले साल साइंस जिस बच्चे को पढ़नी है उसे तो सीखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। केमिस्ट्री जिसने भी लेनी है उसको ये लेना ही पड़ेगा। जिसने कुछ और सब्जेक्ट लेना है तो फिर मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो उदित में हमने स्ट्रेट चेन्स एक कर लिया, हमने ब्रांच चेन्स, है ना, स्ट्रेट चेन कर ली, ब्रांच चेन कर ली, और क्या कर लिया। अब करना है हमने साइक्लिक। साइक्लिक मतलब एक साइकिल में। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन कर ली, ब्रांच चेन की, साइक्लिक कर ली। अब साइक्लिक जो है उसमें क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक का मतलब होता है मिनिमम साइक्लिक कंपाउंड के लिए 3 कार्बन की जरूरत है मिनिमम। तो कैसा बनेगा, अब जैसे 3 का अगर हम स्ट्रेट बनाए तो ऐसा बनेगा, लेकिन अगर हम इसको 3 को ऐसे बनाए तो ये साइक्लिक कहलाता है। जब एक के बाद जुड़े हुए हैं साइकिल की फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, है ना, ऐसे जुड़े, इसको साइक्लिक बोलते हैं। ये हो गया 3 कार्बन का। तो जब हम नाम देते हैं इसमें क्या, कितने हाइड्रोजन कहाँ लगेंगे, देखो इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड लगे हुए, तो बचे हुए 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। 4 होने चाहिए ना, कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ऐसे ही यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब ये एग्जाम में कैसे आता है, इसका वो कहेंगे कि भाई आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो, साइक्लोप्रोपेन नाम है इसका। वैसे क्या होता है, 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। अब वो तुमसे कहेंगे ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, जहां सिंगल बॉन्ड है, ये सबको पता है, आपको सारे सिंगल होंगे, प्रोपेन है, तो जहां सिंगल बॉन्ड लगा रखे हैं वहां पर आप 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए डॉट्स, और यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, फिर अगला कार्बन, यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 लगा दो, और कार्बन कहाँ गया, ये रहा कार्बन, इसके भी 2 लगा दो। ठीक है जी, अब देखो समझना बात को मैं जो समझा रहा हूँ, ये तुम्हारी आसानी के लिए समझा रहा हूँ। अगर ऐसे भी बना के छोड़ोगे तो भी ठीक, पर अब कैसे पूरे हुए किसके वो देखने। देखो कार्बन के कितने पड़ोसी हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन के कितने आसपास कितने वो है जो एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एटम्स हैं, तो 4 पड़ोसी हो गए, तो चारों से एक शेयर कर लेगा।
इस कार्बन के पास 8 होने चाहिए ना, आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं कार्बन के, 8 करने चाहिए उसको स्टेबल करने के लिए। तो उसने एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे ले लिया, शेयर करा, ये लिया नहीं, शेयर करा, ठीक है। इस हाइड्रोजन को पूरे करने के लिए 2 चाहिए अपना स्टेबल होने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो इसमें एक और ले लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। इसने इससे शेयर कर लिया, इसने इससे शेयर कर लिया, पड़ोसी शेयर कर लेते, कोवेलेंट बॉन्ड होगी। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स आप बनाओगे सब में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, किसी में भी आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी। आयनिक बॉन्डिंग किस में होती थी? एक मेटल और एक नॉन मेटल में आयनिक बॉन्डिंग होती है। और जितने भी कार्बन कंपाउंड्स में एलिमेंट्स यूज़ करोगे वो सारे नॉन मेटल्स, कार्बन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, सल्फर ले लो, नाइट्रोजन ले लो, जो भी कुछ यूज़ होता है इसमें दे ऑल आर नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल में हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होते हैं, उनके पास कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, गरीब है। मेटल्स अमीर है, वो देते हैं और नॉन मेटल्स लेते हैं। तो जब 2 नॉन मेटल मिल जाते हैं तो हमेशा शेयरिंग करते हैं। तो इस कार्बन के पूरे हो गए। अब इस कार्बन के पूरे करने के लिए ये देखो हो गए इस सर्कल के अंदर 8, और ये हाइड्रोजन ये हो गए। और इसके बाद इस कार्बन के पूरे करने, तो ये देखो इस सर्कल में 8 हो गए। एक सर्कल में 8 से ज़्यादा डॉट नहीं आने चाहिए एक सर्कल में, ठीक है। और जो ये 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देते हैं वो अगर सिंगल बॉन्ड है तो 2 होने चाहिए, डबल बॉन्ड है तो 4 होने चाहिए। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ऐसी ये हाइड्रोजन पूरे करेगा, ऐसी ये हाइड्रोजन। इस प्रकार से आपका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ऐसी साइक्लोब्यूटेन बनाना हो तो साइक्लोब्यूटेन क्या होता है? 4 कार्बन, 1 2 3 4 सारे जुड़े हुए, और सब पे H2 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 है। यहाँ भी 2 H आएंगे, यहाँ भी 2 H आएंगे, यहाँ भी 2 H आएंगे, यहाँ भी 2 H आएंगे। समझ में आई बात? अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बिल्कुल सेम तरीका है। जहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको वहाँ 2-2 डॉट लगा दो। सर्कल बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी ठीक है। कई बार सर्कल बनाने में बच्चे गलती कर देते हैं, सर्कल में कम ले लेंगे या ज़्यादा ले लेंगे, और सर्कल को टेढ़े मेढ़े करके तीसरे वाले से ले आते हैं इलेक्ट्रॉन निकाल के। वो नहीं करना, पड़ोसी ही देगा केवल आपको, पड़ोसी से दूसरा पड़ोसी नहीं देगा। सेकंड जो आपका पड़ोसी है उसका वो नहीं देगा, ठीक है। इसके बराबर में इसके पड़ोसी ये, अब मान लो ये वाला कार्बन चाहे कि मैं इससे ले लूँ, नहीं ले सकता, ठीक है। इससे लेगा या इससे लेगा, यही हाइड्रोजन जो है इनसे लेगा, जो बिल्कुल नज़दीकी पड़ोसी होते हैं, जिनकी दीवार से दीवार मिले, उन्हीं से ले सकते, बाकी से नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन। ऐसी साइक्लोपेंटेन, ऐसी साइक्लोहेक्सेन। ये तो है सिंगल बॉन्ड वाले। एक डबल बॉन्ड वाला भी एक कंपाउंड मैंने कराया था, इसमें बेंजीन बताया था मैंने ना। एक कई बार एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, राइट द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड साइक्लिक, तो उसमें बेंजीन याद कर लेना। बेंजीन जो है उसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। ये मैंने लिखवाया था तुम्हें, C ऐसे बनता है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक रह गया ये वाला, ठीक है। ऐसा होता है। और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, एक छोड़ दिया दूसरा, एक छोड़ दिया दूसरा। या तो ऐसे बना लो या ऐसे भी बना सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है ना, यहाँ सिंगल कर लो, यहाँ डबल कर लो, यहाँ एक छोड़ कर डबल कर लो, यहाँ। ये दोनों स्ट्रक्चर्स बेंजीन के होते हैं, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी आना है, तो एक एक हाइड्रोजन सबके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारा ये स्ट्रक्चर बनता है। जितने भी हाइड्रोजन, क्योंकि 3 ही बॉन्ड है ना कार्बन के साथ, तो एक हाइड्रोजन पूरा करेगा उसको, एक हाइड्रोजन और जुड़ता है सबके साथ, जब ये C6H6 आता है इसका। इनको हम बोलते हैं, ये जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमा होता है खुशबू या स्मेल होती है अलग चीज़ थोड़ी सी। एरोमा का मतलब होता है खुशबू, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं।
तो अभी खुशबू कैसी होती है ये सूंघ के पता चलेगी, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की अलग अलग तरह की होती है, लेकिन एरोमा होता है इसके अंदर। एरोमेटिक इसीलिए बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमा कंटेनिंग अरोमा, खुशबू। ठीक है, ये बेंजीन इसका नाम है, ये आपको याद करना चाहिए और मैंने शायद पहले लिखवाया भी था आपको जब हमने पहले स्ट्रक्चर को, तो लिख लेते फटाफट से। और जो चीज़ रह जाए वीडियो डालूंगा आज, उसमें देख लेते हैं। ठीक है, हमारे कोर्स में एक तो होते हैं हेलोल्केन्स, ठीक है, तो जैसे मिथाइल ग्रुप था या ये अल्काइल ग्रुप था, तो अल्काइल ग्रुप में अगर मान लो मैं इसके साथ कोई भी हेलोजन लगा दूँ, हेलोजन कौन से होते हैं, हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार, एक और होता है 5 पर हम यही यूज़ करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन्स कहलाते हैं। अब इनमें से कोई भी अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ, मान लो मैंने यहाँ पर F लगा दिया या CH3Cl लगा दिया या CH3Br लगा दिया या CH3I लगा दिया, एक हाइड्रोजन हटा हुआ है उसकी जगह हमने हेलोजन से लगा दिया, तो इनका जब नाम लिखेंगे हम तो पहले लिखेंगे फ्लोरीन है नहीं, तो उसको लिखेंगे फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो मीथेन, नाम मीथेन ही देना है, मिथाइल नहीं, फ्लोरो मीथेन, फ्लोरो CHLORO फ्लोरो मीथेन, ठीक है जी, ये ब्रोमो मीथेन और ये आयोडो मीथेन है ना। तो जितने कार्बन कंपाउंड साथ में जुड़े हुए, मान लो यहाँ होता CH3CH2Cl, ठीक है, तो वैसे इसका जनरल नेम क्या होता है, इथाइल क्लोराइड, इसका जनरल नेम होता है इथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि ये इथाइल है, लेकिन IUPAC नेम जो होगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, पहले क्लोरो, क्लोरो और 2 कार्बन है तो इथेन और सिंगल बॉन्ड है, तो क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, फ्लोरो इथेन, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक तो फंक्शन ग्रुप ये है। दूसरा फंक्शन ग्रुप आता है जिसको हम एल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोहल, कॉमन नेम एल्कोहल, तो एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप, ध्यान से सीखते जाना, जिन बच्चों ने नहीं कर रखा ध्यान से सीखना। OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल या एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ ही जुड़ना है इसमें, अल्काइल ग्रुप कितना है, मान लो CH3 अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ अगर मैं OH लगा दूं तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अगर मैं C2H5 के साथ OH लगा दूं या मैं C3H7 के साथ OH लगा दूं जिसमें 3 कार्बन हो, इनका नाम हम कैसे देते हैं, ठीक है, वैसे जनरल नेम है इसका मिथाइल एल्कोहल, इसका जनरल नेम क्या है, मिथाइल, OH रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल, ये जनरल नेम है। लेकिन IUPAC नेम अगर लिखना है आपने तो उसके लिए PAC नेम, उसका नाम होता है मीथेन होता है ना, मीथेन प्लस एल्कोहल है ना, मीथेन प्लस एल्कोहल, तो आपने ये E हटा देना है, मीथेन और OL लगा देना है, तो ये बन जाएगा मीथानॉल, E नहीं लगाना है, अब E हटाना है और OL लगाना है, मीथानॉल। ऐसे यहाँ क्या है, इथानॉल, ऐसे ही क्या है, ये प्रोपानॉल, प्रोपेन में से E हटाओ और OL लगाओ, E हटाओ और OL लगाओ, ये आपको ध्यान रखना, समझ में आ गई बात। तो एल्कोहल ग्रुप का IUPAC नेमिंग करते वक्त जितने कार्बन कंपाउंड का अल्केन है उसमें OH जोड़ा है हमने, तो नाम लिखते वक्त उसमें से अल्केन के नाम में से E हटाना है और OL जोड़ देना, ठीक है। अब मान लो 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और साथ में होता OH, तो क्या नाम होता तन में, कार्बन क्या बोलते हैं, पेंटीन, तो क्या नाम होना चाहिए इसका, से पूछूंगा तो बताएगा नहीं, पेंटेनॉल,
तो पेंटेन में ई हटा दे, OL लगा दे, क्या बन जाएगा? पेंटानॉल। बस, तो ये हो गया जी पेंटानॉल। पेंटेन ई हटाया, OL लगा दिया। पेंटेन का ई हटाना है, OL लगाना। 4 होते तो ब्यूटानॉल, 6 होते तो हेक्सानॉल, 7 होते तो हेप्टानॉल। समझ में आ गई मैं? अब अगर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए, बेटा बात नहीं करो, ऐसे आ गया और यहाँ पर CH3 भी लगा दिया इसने और ये OH लगा दिया। बाकी हाइड्रोजन तुम्हें पता ही है कितने कितने कैसे लगते हैं, वो आप लगा देना, है ना? ऐसे लगते हैं, ठीक। अब इसका नाम IUPAC नेम आ गया, तो क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप। OH जो है वो लॉन्गेस्ट चेन में होना चाहिए, जैसे डबल ट्रिपल बॉन्ड थे वैसे ही। तो सबसे लंबी चेन हमारी यही वाली है, देखो दिख रही है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। जहाँ नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है। जैसे डबल बॉन्ड से पास से करनी थी हमने, ऐसे ही OH जहाँ से नज़दीक है वहाँ से काउंटिंग करनी है। आपने इसको काउंट कर दिया। अब देखो पहले ब्रांच का नाम होता है हमेशा, तो 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल और 5 कार्बन का एल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा? पेंटानॉल। बस 3 मिथाइल। आगे बात समझ में? हाँ जी तो आ सकते हैं क्लोरीन, बेटा, क्या चीज़? हाइड्रोजन की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट हाँ तो हो सकते हैं, एक की जगह 4 4 6 6 भी आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप, लेकिन वो 11वीं क्लास में, ठीक है। हमारे कोर्स में क्लोरीन इकट्ठे नहीं आएंगे, और आते हैं तो फिर उसकी टेबल है पूरी बाकायदा कि किसको पहले हमने वो करना है, नाम किसको देना, ठीक है। तो वो सारे बिल्कुल डिफरेंट हुए। 15 फंक्शनल ग्रुप होते हैं वैसे तुम्हारे कोर्स में, उसमें से 5 है, तो इसलिए तुम्हारे कोर्स में वो सब चीज़ें नहीं, ठीक है। मैं तो डबल बॉन्ड भी नहीं करा रहा हूँ, 2 डबल बॉन्ड भी नहीं कराएंगे, डबल ट्रिपल भी नहीं कराएंगे, उनमें भी पहले किसको प्रेफरेंस दी जाती है, पूरी टेबल बनाती है, ठीक है। वो तुम्हारे कोर्स में 11वीं क्लास में जब तुम सीखोगे तो आएगा, इस साल नहीं है, ठीक है भाई। समझ में आ गया सबको? देखो अगला फंक्शन ग्रुप आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये क्या होता है? R के साथ CHO ग्रुप लगा होता है। R के साथ क्या लगा होता है? CHO। वैसे हम लिखते हैं इसको ऐसे ही है शॉर्ट में, CHO, है ना। लेकिन ये मैंने तुम्हें बताया था, ये आपको ऐसे याद करना है, क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है तो बनाने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब ये एल्डिहाइड हो गया। अब एल्डिहाइड में जो सबसे पहला मेंबर है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बताओ। फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर का मतलब जिसमें एक कार्बन होता है। अब यहाँ पर एक ही कार्बन, इसको भी काउंट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका पहला मेंबर जो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है वो ऐसा होता है, एक कार्बन। तो इसका नाम क्या होता है? एक कार्बन होता है मीथेन। एक कार्बन क्या होता है? मीथेन। और इसमें जैसे अल्कोहल में मीथेन में से ई हटा के OL लगाया है, यहाँ AL लगाएंगे। एल्डिहाइड AL से शुरू होता है ना, ऐसे याद रखना। तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन AL। ई हटा दिया, मीथेन का AL लगा दिया, तो ये नाम हो गया मीथेनॉल। दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे ही अगला मेंबर अगर हम बनाएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड S, इसमें 2 कार्बन आ गए, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इथेनॉल। E हटाओ, AL लगाओ। इथेन होता 2 कार्बन के क्या रिप्रेजेंट करता है? इथेन रिप्रेजेंट करता है, तो इथेन और AL इथेनॉल। ऐसे ही प्रोपानॉल, ऐसे ही ब्यूटानॉल, ऐसे ही पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल। AL लगाना है, एल्डिहाइड का AL लगाना है। एल्कोहल में OL लगाया था, एल्डिहाइड में AL। आगे बात समझ में? ठीक है। अब अगर अगला ग्रुप देखें हम तो होता है कीटोन। अगला फंक्शन ग्रुप को क्या कहते हैं हम? कीटोन, ठीक है। कीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है।
आर सी आर डैश, ये दोनों अल्काइल ग्रुप ही होते हैं। ये दोनों अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे तो अल्काइल ग्रुप की जगह एक पहले मेंबर में H आ भी जाता है, वहाँ पर नहीं आता है। दोनों अल्काइल ग्रुप लगेंगे। अब अल्काइल ग्रुप क्या हो सकते हैं? मिथाइल भी हो सकते हैं, इथाइल भी हो सकते हैं। एक जगह मिथाइल एक जगह इथाइल हो, एक जगह मिथाइल एक जगह प्रोपाइल हो, कुछ भी हो सकता है। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहला मेंबर देखें इसका, तो सबसे छोटे अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? CH3CH3। मिथाइल सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप होता है, तो दोनों जगह मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ठीक है, तो ये पहला मेंबर है कीटोन का, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेन, तो आप प्रोपेन लिखते हो, ई हटा दो और इसका ओन लगा दो, तो क्या नाम हो गया? प्रोपेन ओन, मतलब प्रोपानोन। इसको पढ़ते कैसे हैं? प्रोपर ON नहीं लगाना है, ई हटाना है, ON नहीं लगाना है। एल्कोहल में ई हटाना है, OL लगाना है। एल्डिहाइड में ई हटाना है, AL लगाना है। कीटोन में ई हटाना है, ON लगाना है। आगे बात समझ में? ये पहला मेंबर, पहले मेंबर पे इसलिए जोर दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे कुछ का कुछ लिखे आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। इसमें ये दोनों मिथाइल ग्रुप लगेंगे, बीच में CO ग्रुप लगेगा। ठीक है, अब अगला मेंबर अगर बनाना चाहूँ तो मैं ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है। तो अब इधर तो मिथाइल ग्रुप लग गया, इधर मिथाइल ग्रुप लग गया, तो अब नाम अभी भी ऐसे पढ़ेंगे 1 2 3 4। तो नाम 4 का क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो ई हटा दो ब्यूटेन का, ओन लगा दो, तो ये क्या नाम हो गया? ब्यूटानोन। समझ में आ गई बात? ऐसे ही ये भी हो सकता है, पर अब ये जब तक है, जब तक नाम है ये ऐसा ब्यूटानोन, प्रोपानोन, जब तक ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो लग रहा है, ये जो कीटोन ग्रुप है, ये सेकंड कार्बन पे लग रहा है। अगर सेकंड कार्बन की जगह अब अगर मान लो ऐसा बना दूं मैं इसको, अब 1 2 3 4 5 पेंटानोन नहीं है। अब यहाँ जो ग्रुप है वो उठ के थर्ड कार्बन पे आ गया है। देखो थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड हो लग रहा है ना, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पेंटेन 3O। जब तक 2 पे लगा हुआ है तो आप नंबर देने की जरूरत नहीं है कि सेकंड पे लगा हो। जब 2 से अलग चला जाए तो फिर आपको नंबर बताना पड़ेगा कि भाई डबल बॉन्ड ये कार्बन जो कीटोनिक ग्रुप है वो कहाँ लगा हुआ है, उसकी पोजीशन बताओ। तो 1 2 3 या 1 2 3 जहाँ से भी पास हो, ये फंक्शन ग्रुप की सबसे इम्पोर्टेंट IUPAC की प्रॉपर्टी है, रूल है कि जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास होता है नंबरिंग वहीं से ही करते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन 3O। अब अगर मान लो ऐसा हो, तो भी क्या फर्क पड़ेगा? तो भी क्या फर्क पड़ेगा? 1 2 3 का नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से पास होगा। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो लेकिन हेक्सेन 3O, तो ये हो जाएगा हेक्सेन 3। ये आएंगे नहीं, फिर बोल रहा हूँ मैं, कोई भी नहीं आएगा इनमें से। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ ना कोई नहीं आएगा, तो दिमाग शटर बंद कर देते हो, है ना? लेकिन मैं सिखाता सिर्फ इसलिए हूँ कि बाई चांस आ गया, क्या करोगे? छोड़ के आ जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? कम ऊपर आ जाए, है ना? लेकिन छोड़ के नहीं आना है। मैं टेस्ट में लूँगा ये, तुम तैयार करना अच्छे से, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सब कुछ का तैयार करना है। जब मेरे टेस्ट होगा तो उसमें ये सबसे ज़्यादा पूछूंगा मैं, जो मैं कोर्स में नहीं है। जो कोर्स में है उसको दूसरे टेस्ट में पूछूंगा। एक टेस्ट ऐसा लूँगा जो घर भेजूँगा तुम्हारे, जिसमें ये सब चीज़ें जो कोर्स में नहीं है तुम्हारे, जो टफ है वो लूँगा टेस्ट, और उसके नंबर भेज दूँगा मेरे को। ठीक है ना? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOH जिसमें
इसमें लगाओ, ऐसा लगाओ, देखो CH3COH, CH3COH। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है हमारे घरों में, विनेगर। विनेगर होता क्या है? एसिटिक एसिड नहीं होता है विनेगर। 5 से 10% सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड, मतलब उसमें 5% ही या 10% या 8% ही केवल एसिटिक एसिड होता है, बाकी सारा पानी। उसको हम क्या बोलते हैं? विनेगर। एसिटिक एसिड को विनेगर नहीं बोलते, उससे प्रिपेयर करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। ठीक है, तो ये जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर कॉल्ड वीक एसिड्स। तो दो तरह के एसिड पढ़े हैं हमने, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड। ठीक है, धृति बताएगी कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं कौन से वीक। बेटा नहीं ना, डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं जो लाइक कॉम्प्लीट सॉल्वेंट एक्स्ट्रा साइंस मोड देते हैं, और जो वीक होते हैं एक्स्ट्रा साइंस कम देते हैं, मतलब जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं दोज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो कम आयनाइज होते हैं, कम उसमें से हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस निकलते हैं, वो कैसे होते हैं? वीक एसिड्स। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अगर तुम्हारे को एग्जाम में आ जाए राइट द नेम ऑफ वीक एसिड, तो आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना। मीथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, सारे वीक एसिड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हम ये जनरली हम यूज करते हैं, इसलिए हम इसको करते हैं। अब इसका पहला मेंबर क्या होता है? इसका पहला मेंबर, तो इसमें एक कार्बन तो है पहले से, तो उसको भी काउंट करना है हमने, तो इसलिए हम आर की जगह क्या लगा देते हैं? H लगा देते हैं। आर की जगह, अल्काइल ग्रुप की जगह H लगा देते हैं। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH, इसका नाम क्या होगा? मीथानोइक। अब मीथेन में से ई हटा दो, ओइक एसिड लगा दो। क्या लिख दो? ओइक एसिड। ठीक है, जो बाद में लगता है सफिक्स, क्या होगा? ओइक एसिड। जैसे अल्कोहल में OL लगा, एल्डिहाइड में AL लगा, कीटोन में OL लगा, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में OIC एसिड लगेगा, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहला मेंबर क्या हो गया? मीथानोइक एसिड, ये नाम पहला हो गया। फिर दूसरा वाला हो गया आपका जो ये लिखा हुआ मैंने, इसमें 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया? इथानोइक। ये IUPAC नेम। अगर इसका कॉमन नेम देखें हम, कॉमन नेम भी याद करने चाहिए तुम्हें, कुछ चीज़ों के कॉमन नेम भी आपको याद करने चाहिए। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एसिटिक, ये कॉमन नेम। और ये है इसका IUPAC। IUPAC नेम हमेशा सबका एक सा ही होता है, बस सबके लास्ट में एक सा ही आएगा। जितने भी IUPAC नेम होंगे सबके लास्ट में सेम आती चीज़। इसमें कुछ भी आ सकती है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें अलग अलग नाम है। एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड से तो तुम कैसे पहचानोगे कि भाई इसमें कितने कार्बन है? नहीं बता सकते ना फॉर्मिक एसिड से। एसिटिक एसिड से भी नहीं बता सकते। लेकिन जब मैं कहूँगा मीथानोइक एसिड, तुम तुरंत समझ जाओगे भाई 1 कार्बन है। इथानोइक एसिड कहूँगा, कहोगे 2 कार्बन है इसके। तो 1 कार्बन तो ग्रुप का ही हो गया, फंक्शन ग्रुप का, और एक और एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो 2 कार्बन हो गए। अब मान लो मैं एक और लिख दूँ, CH3 CH2 COH, तो इसमें 3 कार्बन हो गए। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन होता वैसे, पर ओइक लग गया तो प्रोपानोइक एसिड। दिस इज, समझ में आ गई बात? तो ऐसे IUPAC नेम दिए जाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। इसके बाद एक ग्रुप और बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्स। ठीक है, ईस्टर्स हो। ईस्टर्स क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप का मिक्सचर। अभी बना के दिखाता हूँ, पहले इसको लिख लो। ये सब पढ़ाएंगे, वो सब पढ़ाते हैं, वो इसको हम बोलते हैं ईस्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है? अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों को मिला के ईस्टर बनता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था। एस्टेरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन एस्टेरिफिकेशन का उल्टा।
एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बना रहे हैं और सपोनिफिकेशन में ईस्टर से वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की उल्टी रिएक्शन है, ठीक है। तो अल्कोहल में जैसे मान लो मैं लिखूँ CH3CH2OH और कार्बोक्सिलिक एसिड में मान लो मैंने लिख दिया CH3COH, ठीक है। तो इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड H2SO4 के डालते हैं और वार्म कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर मतलब गर्म करते हैं, वार्म करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 तो स्वीट स्मेल कंपाउंड निकलता है, खुशबू होती है उसमें मीठी वाली, मतलब फ्रूटी स्मेल, ठीक है। तो वो फ्रूटी स्मेल जो है वो ईस्टर की होती है। तो कैसे बनाते हैं वो ईस्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले आपको ये देखना है, ये वाला पार्ट जो एसिड से आ रहा है वो लिखना है। पहले क्या लिखना है CH3COO, फिर इसमें से जो ये CH3CH2 आ रहा है इसको लिखना है। तो कैसे लिखना है, उल्टा करके CH2CH3, कभी CH3CH2 जोड़ दो, ऐसे नहीं जोड़ना, उसका कार्बन की जो वैलेंसी है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना। अभी मैं बता भी दूंगा, बना के भी दिखा दूँ। प्लस इसमें क्या बच गया, एक H बच गया, OH बच गया, तो क्या बन गया H2O, ये बाहर निकल। तो ये जो ईस्टर बना है ये स्वीट स्मेल होगा। डिफरेंट स्मेल्स होती हैं इसकी, ठीक है। जितनी भी आप आर्टिफिशियल स्मेल सूंघते हो, जो भी चीज़ खाते हो, फ्रूट्स जो खाते हो, फ्रूटी जो भी चीज़ खा रहे हो, टॉफ़ी खा लो, कुछ भी खा लो, उसमें सब में ये इसी से बनाई जाती है, ईस्टर से बनाई जाती है, ठीक है। डिफरेंट अब मुझे नहीं पता कौन सी से कौन सी आती है, तो कभी कहने लगो सर मैंगो वाली बताओ, एप्पल वाली बताओ, वो मुझे नहीं पता, पर आएंगी जरूर इसी से, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा सुन लो। ये तो ईस्टर हो गया, जिसको ना कुछ भी आता हो वो ईस्टर लिखा जाता है, और जो सीखना चाहता है वो सीख लेंगे, ठीक है। तो पहले नाम देना है जो अल्कोहल से आएगा, ये अल्कोहल से आया था, जो पीछे है वो अल्कोहल वाला पार्ट है, तो इसका नाम पहले देना है। इसका नाम क्या है, CH3CH2 को हम क्या बोलते हैं, इथाइल। CH3CH2 क्या बोलते हैं हम, इथाइल, अल्काइल ग्रुप है ये, तो इसका नाम है इथाइल, इतने हिस्से का ये, ठीक है। और जो ये दो कार्बन है इसका नाम क्या होना चाहिए, इथेन, इथेन होना चाहिए। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, इथाइल, ये वाला, और इथेन है ना, ई हटा दो, OH लगा दो, ई हटाकर क्या लगता है, OH लगता है। अगर आप नाम नहीं लिख के आओगे नंबर नहीं कटेंगे, फिर बोलो, क्योंकि आपके नंबरिंग नेमिंग नहीं है ईस्टर की, ठीक। ईस्टर लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और सीखना चाहो तो सीख लो कि लास्ट में इथाइल और ये दो कार्बन का तो इथेन होना चाहिए था, पर क्योंकि ये क्या बना है, ईस्टर बना है, तो लास्ट में क्या लगा देंगे हम, OH लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल इथानोएट। समझ में आ गई बात। और देखो, अगर मान लो CH3OH है और ये CH3CH2OH है, सॉरी COH है, ऐसे मान, तो इसका नाम क्या होगा, देखो इसमें पहले ये लगाएंगे, बेटा ये ध्यान रखना बस, ये तुम्हारे कोर्स में है जो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और यहाँ CH3 और H2। अगर इधर सुन लो, मैं बात नहीं करूँ, अगर तुमने ये नहीं लिखा ना, वार्म करना और H2SO4, तो 0 मिलेगा, पहली बात नहीं। इसके बिना, कंडीशन में के बिना आपको नंबर नहीं देगी टीचर। तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ये स्ट्रक्चर दे देंगे तुम्हें ऐसा, और वो तुमसे कहेंगे ये कौन से एसिड और कौन से अल्कोहल से मिलकर बना है, कौन से एसिड और कौन से अल्कोहल से मिलकर बना है। तो आगे वाला पार्ट एसिड का, पीछे वाला पार्ट अल्कोहल का। तो ये तो है 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड से, 3 कार्बन किसके होते हैं, प्रोपेन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, और क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड। और ये CH3 के साथ अल्कोहल से आया है, तो CH3OH मतलब मिथानॉल। तो अल्कोहल का और एसिड का नाम पूछ लेते हैं, ये देखो। तो जो पहले है वो एसिड का पार्ट, जो पीछे है वो अल्कोहल का पार्ट। समझ में आ गई बात। अब इसलिए समझना ही जरूरी है, क्योंकि जब हम सपोनिफिकेशन करेंगे, जब हम इसको तोड़कर दोबारा से यही प्रोडक्ट लेके आएंगे, सोप बनाएंगे, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रक्चर ये होगा
तो किससे अल्कोहल लिखना है, किससे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना, ये आना चाहिए, और नहीं तो उल्टा हो जाएगा प्रोग्राम का। बात समझ में आ रही मेरी? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आगे पार्ट फॉर्मूले में एसिड का है और पीछे अल्कोहल का लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसी कंपाउंड को CH3 CH2 COO CH3 है मान लो, इसको अगर मैं NaOH से ट्रीट कर दूँ, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो इसके अंदर, तो क्या होगा, ये तो अल्कोहल बन के आ जाएगा। देखो यार CH3OH पेरेंट अल्कोहल आ गया जिससे बना था ये, तो ये तो बन गया CH3OH। और ये वाला पार्ट जो बचा ये एसिड का पार्ट है, लेकिन क्योंकि सोडियम के साथ आ रहा है तो ये क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा ये, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। अभी नाउ दिस इज अ सॉल्ट, अभी एसिड नहीं है, इट इज अ सॉल्ट। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन जाएगा, CH3 CH2 COO Na। इसका नाम क्या होगा, सोडियम प्रोपानोएट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम प्रोपानोएट, क्योंकि 3 है ना, 1 2 3, और किससे निकाल के लाए, हम ईस्टर से निकाल के लाए, तो सोडियम प्रोपा। समझ में आ गई बात? अब इसको भी फिर हम वापस दोबारा से ये बना सकते हैं। अगर हम इसके अंदर HCl डाल दें तो हम इसको भी दोबारा से सॉल्ट वापस ला, एसिड वापस ला सकते हैं। आगे बात समझ रहे हैं? तो ये 2 रिएक्शन आपके कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, ये सैपोनिफिकेशन है, और ये एस्टेरिफिकेशन है जो ऊपर वाली बनी है। तो ये दोनों अच्छे से याद होनी चाहिए। नाम देना आता है नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ईस्टर का नाम आता है नहीं आता, लेकिन और जितने भी कराए वो सारे नाम आने चाहिए आपको। ये वाला नाम ना लिखो तो चलेगा, CO2 + H2 + H2 प्लस हीट प्लस लाइट, है ना, लाइट भी निकलती है और हीट भी निकलती है। तो कोई भी कंपाउंड को हम जलाएं, कोई भी अल्केन जलाएं, कोई भी अल्कीन जलाएं, कोई भी अल्काइन जलाएं, ठीक है, उनमें सब में सेम रिएक्शन होती है, CO2 H2O हीट लाइट, ठीक है। बस एक फर्क होता है कि अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उनमें कंबस्ट करने पर ये तो बनता ही है और साथ में धुआं भी निकलता है, सूट भी निकलता है। तो जिसमें ज़्यादा काला धुआं निकलता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो इसमें कम निकलता है, थोड़ा बहुत निकलता है, ठीक है। अब देखो ये घर में हम यूज़ कर सकते हैं, सिलेंडर्स में ये यूज़ होती है, गोबर गैस जो होती है वो CH4 होती है, ठीक है। तो इसमें से धुआं नहीं निकलेगा, लेकिन क्यों नहीं निकलेगा, जब हम बर्नर परफोरेटेड लेते हैं, जो हमारे घर में बर्नर्स होते हैं गैस के, उनमें छेद होते हैं। परफोरेशन का मतलब होता है छेद वाले बर्नर्स। अगर हम डायरेक्ट उसमें आग लगाएंगे तो पीली फ्लेम निकलेगी, अगर हम उसको परफोरेटेड कर देंगे, मतलब चारों तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई दे देंगे उसको, तो फिर उसमें से ब्लू फ्लेम निकलती है। तो मीथेन ब्लू फ्लेम के साथ जलेगी, लेकिन उसके लिए बर्नर जरूरी है। लेकिन अगर मैं इस इथीन गैस को बर्नर में भी जलाऊं तो भी ये येलो फ्लेम के साथ ही जलेगी, या मैं इसको इथाइन को इसको भी ऐसे ही जलाऊं तो भी सूट निकलेगा, मतलब काला धुआं निकलेगा इसमें से। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की खास पहचान है, वो हमेशा काला धुआं देते हैं, ठीक है। तो काला धुआं निकलेगा और कंपाउंड यही बनेंगे सारे, ये सेम हीट लाइट फ्यूज, ठीक है। तो ये तो होता है कंबस्चन में इसमें, बस ये ध्यान रखना काला धुआं किस वजह से निकलता है। और फिर मैंने फ्लेम के बारे में भी पढ़ाया था तुम्हें, फ्लेम के बारे में बताया था कि फ्लेम जो होती है, बेटा बात मत करो, मैं छोड़ने वाला हूँ, 2 मिनट रुको, ठीक है। ये फ्लेम ऐसे बनती है, ठीक है। मान लो तुम्हारी ये मोमबत्ती है, कैंडल है, ठीक है। तो फ्लेम के 3 हिस्से, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है फ्लेम का, ये ब्लू फ्लेम होती है, हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म होती है। फिर ये येलो फ्लेम होती है,
ये उससे कम हॉट होती है और ये ब्लैक होती है, ठीक है, ये बिल्कुल ही कम। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके, ब्लू, येलो और ब्लैक, ठीक है। तो जब हम जलाते हैं किसी भी चीज़ को, अब जैसे छोटी सी मोमबत्ती होती है, तो छोटी सी मोमबत्ती जो है वो पूरे कमरे में रोशनी कर देती है, तो वो किसकी वजह से होती है? येलो फ्लेम की वजह से। और येलो फ्लेम की वजह से क्यों होती है? क्योंकि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं इस येलो फ्लेम में, हमेशा सूट निकलता है ना, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, सूट जो होता है, तो इससे रोशनी टकराती है और इल्यूमिनेट होती है, बहुत रोशनी फैलाती है। ब्लू कलर में कभी भी इल्यूमिनेशन नहीं होता, वो चमक नहीं होती है, उसके अंदर रोशनी नहीं होगी। कितनी भी ज़्यादा ब्लू फ्लेम एक कमरे के कोने में जला लो, आपको दूसरी तरफ से ब्लू फ्लेम तो दिखाई देगी, पर इधर उधर कौन खड़ा है कुछ नहीं पता चलेगा, बस ये पता चलेगा ये आदमी खड़ा है। और एक छोटी सी मोमबत्ती जला दो, आप पहचान सकते हो किसी भी आदमी को कौन खड़ा होगा, तो इतनी लाइट उसमें से निकलती है, ठीक है। वो दैट इज ड्यू टू ब्लैक सूट, ये ध्यान रखना, ठीक, बस चलो।